हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रक्त पीड़ित या रक्त से संबंधित सामान्य रोगों की जानकारी। जो ब्लड डिसऑर्डर होता है उसको हम आज पढ़ेंगे कि ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है। एंड ये साइंस का नोट्स है DLED 4th सेम का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिसऑर्डर होता है। सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि डिसऑर्डर क्या होता है या विकार क्या होता है, ब्लड से संबंधित रोग कैसे हो सकते हैं। तो ब्लड डिसऑर्डर आपका कैसे हो सकता है? ब्लड डिसऑर्डर जब आपके जो ब्लड होता है, जब आपका ब्लड होता है वो नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर देता है, मतलब अपना कार्य करना बंद कर देता है। मान लीजिए ब्लड में क्या क्या होता है, रुधिर कणिकाएँ होती हैं। रुधिर कणिकाओं में क्या आता है? श्वेत रुधिर कणिका, जिसको हम WBC कहते हैं। दूसरा आता है जिसे वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसल भी कहा जाता है। दूसरा आपका होता है लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स आता है। तो इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? संक्रमण से बचाती हैं, आपको फाइट करने के लिए तैयार होती है जब भी बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। और दूसरा होता है लाल रुधिर कणिकाओं का दो मुख्य कार्य होता है। पहले तो ऑक्सीजन का सप्लाई करती है पूरी बॉडी में ब्लड के अंदर से, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का की वजह से इसका रंग लाल होता है, ठीक है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। भोजन में हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। और ये जो न्यूट्रिएंट होता है हमें एनर्जी देता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य जो होता है ब्लड का होता है। तो ये रेड ब्लड का काम होता है, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। तीसरा प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। 3 बताया था मैंने। तीसरा प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नहीं तो हमारे बॉडी में अगर कहीं भी कट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, बहने लगता है, तो उस बहाव को रोकने के लिए ये प्लेटलेट काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो जब ये सारे काम करना बंद कर देते हैं, अपने कार्य को करना बंद कर देते हैं, स्लो हो जाता है इनका कार्य करने की क्षमता, तो उसको हम डिसऑर्डर या ब्लड डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं एनीमिया, इसको हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ही हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। RBC आपको मैंने बताया ये रेड ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं या कार्पसल्स कह सकते हो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेड ब्लड सेल या कार्पसल। तो जब हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन में एक आयरन पाया जाता है, आयरन एक तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब आपको एनीमिया होता है। और हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से आपका जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है। जो आपकी RBC होती हैं इनकी संख्याएं कम हो जाती है। तो क्या होती है इनका, क्योंकि ये कम बनती हैं इसलिए इनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो जब आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड में RBC या रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तब आपको एनीमिया होता है। और एनीमिया तब भी होगा जब आप में ये कमी हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है तो आयरन की भी कमी होगी आप में अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता बॉडी में, तो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं शरीर के ऊतक तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती। जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन का काम ही, हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जब इसमें आयरन नहीं पाया जाएगा तो ये क्या होता है, आपका जो टिश्यूज़ है, कोशिकाओं तक आप ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंचा पाती, ठीक है। तो आपको एनीमिया का समझ आ गया कि एनीमिया में क्या होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि ये RBC जो होता है इसका लाइफ स्पेन या आयु कितनी होती है। तो ये 120 दिन की होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1 ml में, ठीक है, 1 ml ब्लड में 60 लाख, या हम कह सकते हैं 1 ml की बात कर रही हूँ मैं, हमारे बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। लेकिन हम 1 ml की बात कर रहे हैं तो 60 से 40 लाख या 6 से
4 मिलियन आरबीसी होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तब आपको एनीमिया होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ लक्षण होते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, आपको टेंशन हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि जब आप में आरबीसी की कमी होगी तो कमजोरी महसूस होगा आप में। तो ये हमने एनीमिया की बात कर ली। अब हम दूसरा जो रक्त विकार होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब वो है थैलेसीमिया। क्या है ये? थैलेसीमिया। तो दूसरा जो मैंने बताया वो है थैलेसीमिया, ये भी एक रक्त विकारी है। और आपको एनीमिया में मैं एक पॉइंट बताना भूल गई थी, वो है महिलाओं में ज़्यादा होता है ये एनीमिया, महिलाओं में ज़्यादा कमजोरी आती है, तो महिलाएं ज़्यादा इससे संक्रमित होती हैं। ठीक है, ये एनीमिया का था। दूसरा अब हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग यानी जो माता पिता से बच्चों में आता है। ठीक है, आप समझ गए, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होता है, नहीं बन पाते। जो आपका ये एनीमिया के जैसा ही आपको लग रहा होगा, तो अभी मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, ये लाल रक्त कणिकाओं जो होती हैं वो कम बन पाती हैं, और बनती भी है तो कुछ समय तक ही रहती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इस रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि थैलेसीमिया में ही एनीमिया आ सकता है। अगर थैलेसीमिया ज़्यादा हो जाता है तो लोगों में एनीमिया के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में जाता है। इसके कुछ लक्षण है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, छाती में दर्द होना है, दिल की धड़कन का सही से चलना नहीं, जो आपका हार्ट है वो सही से चल नहीं पाता, ब्रीद नहीं कर पाते। बच्चों के नाखून, जीभ पीली पड़ जाने से पीलिया का भ्रम पैदा हो जाता है। हाथ और पैर ठंडा हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है और बेहोशी होने लगती है, और पैरों में ऐंठन होने लगता है। वजन ना बढ़ना, मतलब वजन में कमी आ जाती है। आई होप आपको एनीमिया और थैलेसीमिया का पॉइंट समझ आ गया होगा। एनीमिया क्या था, वो भी आरबीसी में कमी होती थी, आयरन की कमी होती थी, हीमोग्लोबिन की कमी होती थी, और ज़्यादातर महिलाएं संक्रमित होती थी। थैलेसीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब आनुवंशिक है, जो माता पिता से बच्चों में आ जाता है। और इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्याएँ कम हो जाती हैं, और बनती भी है फिर भी ख़त्म हो जाती है कुछ दिन बाद। तो बेसिकली थैलेसीमिया से आपका एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया से आपका एनीमिया हो सकता है। ठीक है, नहीं, अब हम तीसरे डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये है पॉलीसीथीमिया, जिसको पीबी भी कहते हैं, और हिंदी में इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम है, उतना ये नाम नहीं पूछा जाएगा, आप बस पॉलीसीथीमिया याद कर लोगे तो वो बहुत सही रहेगा। तो इसको बहुलित हिताणु कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं, क्या होता है, आरबीसी के बनने की दर तेज हो जाती है। अभी तक हमने एनीमिया में पढ़ा कि कम बनता है। ठीक है, अब ये पॉली मतलब ज़्यादा, पॉली का मतलब होता है, पॉली इज व्हाट, पॉली आपका बहु। तो आप इससे समझ लेना, पॉली का मतलब जब आपकी बॉडी, आपके ब्लड में लाल रक्त कणिकाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं, मतलब तेज़ी से बनने हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी तब आपको पॉलीसीथीमिया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हृदय पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। आपका हार्ट जो कि पंप होता रहता है, ब्लड सप्लाई होता रहता है उसमें, लेकिन क्या होता है, जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो दबाव पड़ने लगता है उसको पंप करने में। फिर रक्त वाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल होती हैं, उन ब्लड किस में, वेसल्स में बहती हैं, तो धमनियों में बहती हैं या वाहिनियों में बहती हैं, में बहाव धीमा हो जाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन धीमा हो जाता है, क्योंकि जो रक्त होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है जब ज़्यादा हो जाता है आरबीसी। तो ठीक है, आई होप आपको पॉलीसीथीमिया समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानने की ज़रूरत है कि हीमोफीलिया क्या होती है। हीमोफीलिया क्या होती है, एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी यह बीमारी माता पिता से बच्चों में भी हो सकती है। ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपके अगर पेरेंट्स को है तो आपको हो सकता है। ठीक है, इस बीमारी में ग्रसित लोग रक्त थक्का नहीं बन पाता,
ये बेसिकली हीमोफीलिया क्या है, प्लेटलेट्स का मैंने काम बताया था। प्लेटलेट्स के में क्या करता है, आपके ब्लड को थक्का बनाता है, लेकिन क्या होता है इसमें, आपका थक्का नहीं बन पाता, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। तो ब्लड का जब थक्का नहीं बन पाएगा, चीज़ों में रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, और वो प्रोटीन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं इस प्रोटीन को। तो आपके ब्लड में क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद यह प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसे बहने से रोकता है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड में थक्का जमाते हैं और उसको बहने से रोकते हैं। लेकिन जब क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है तो वो थक्का नहीं बन पाता, इसलिए हीमोफीलिया होता है। इसमें रक्तस्राव अधिक हो जाने से जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। और एक कि हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने और सही उपचार प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट सी टेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आमतौर पे ये जो बीमारी है ज़्यादातर पुरुषों में पाई जाती है। जैसे माँ को अगर हुआ रहता है, मतलब कैसे माँ से पुत्र में जाता है, अभी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसको ये गुणसूत्र इस बीमारी के वाहक यानी बीमारी को आगे पहुंचाने वाले होते हैं। क्रोमोजोम्स आपको पता है, क्रोमोजोम गुणसूत्र होते हैं। तो वो जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो ये हीमोफीलिया को फैलाने वाला होता है। कि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोजोम होता है। महिलाओं में कितने एक्स क्रोमोजोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोजोम होती हैं, तो वो फीमेल हो जाती हैं। और पुरुषों में 1 एक्स क्रोमोजोम होता है और 1 वाई होता है। और ये क्या, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो ये अगर आपका है तो ये पुरुष होंगे, ये होगा तो आपका महिला होगा, ठीक है। तो महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोजोम होती हैं। और हीमोफीलिया को जो फैलाने वाले होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम होते हैं। आगे समझते हैं, इसलिए पुत्रों में ज़्यादा होती है, मतलब सन्स में ज़्यादा होती है माँ से। और पुरुषों में एक्स क्रोमोजोम महिला से, वाई क्रोमोजोम पिता से आता है। अगर आप सुनिए, ये पुरुष है, मान लीजिए ये सन है, जो माँ से एक एक्स क्रोमोजोम, ये एक्स क्रोमोजोम आता है वो माँ से आता है, मतलब महिला से आता है, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोजोम से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, आपके जेंडर का निर्धारित होता है कि आप पुरुष हो या महिला, ठीक है। क्रोमोजोम में ही हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। जैसे मैंने बताया एक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो यही हीमोफीलिया फैलाते हैं और हीमोफीलिया पैदा करने वाले होते हैं। क्योंकि ये आनुवांशिक डिजीज़ होता है, तो बच्चों में आएगा माँ से, पिता से। तो अभी मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। और महिलाएं क्या होती हैं, इस रोग की वाहक होती है। महिलाओं को होता नहीं है क्रोमोजोम, महिलाएं क्या होती है, कभी हीमोफीलिया नहीं होता, वो वाहक होती है, मतलब वो कैरियर होती हैं, उसको कैरी करती हैं उस एक्स क्रोमोजोम जिसमें हीमोफीलिया हुआ है। उसके बाद वो पुत्र में जाता है, बेटे में जाता है। और यानी बेटे में एक्स क्रोमोजोम माँ से मिलते हैं। और यदि एक्स क्रोमोजोम हीमोफीलिया से ग्रसित हो, मान लीजिए माँ का जो एक एक्स क्रोमोजोम वो कैरियर होती है, माँ का जो एक्स क्रोमोजोम होता है, माँ में अगर ये एक्स क्रोमोजोम अगर संक्रमित हो, मतलब संक्रमित नहीं, माँ इस अगर के पास एक हो, तो ये वाहक होती हैं, ये हीमोफीलिया से नहीं होंगी, बस वाहक होती हैं। वाहक क्या होती है, जो कैरियर होते हैं, जो कैरी करते हैं उस जीन को। तो माँ को यानी बेटे में एक्स क्रोमोजोम माँ से मिलता है। और यदि एक्स क्रोमोजोम हीमोफीलिया ग्रसित हो, मैंने जैसे बताया, तो बेटे को हीमोफीलिया हो जाएगा। क्योंकि एक्स क्रोमोजोम पे है, अगर माँ से एक्स बेटे में आता है तो वो हीमोफीलिया हो सकता है बेटे, परंतु बेटी में एक एक्स क्रोमोजोम माँ से मिलता है। और यदि वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो, लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोजोम हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं हो, तो बेटी को भी यह बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये ऐसे है तो ये हीमोफीलिया ग्रसित नहीं होगी, ये वाहक होगी। लेकिन बेटे में अगर ये आ जाता है ऐसे, तो बेटा भी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि बेटी में एक क्रोमोजोम माँ से आता है और एक पिता से। पिता से बच्चों में हीमोफीलिया अधिकतर नहीं पाया जाता, मतलब पिता से नहीं आता है हीमोफीलिया, माँ से आता है, ठीक है। आप इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। मान लीजिए आप फादर हैं, पिता, ये माँ है, माँ में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब इनका, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है, तो आपका मान लीजिए 4 बनता है। ये एक्स वाई, जो एक्स आ रहा है
ये एक बेटा हुआ, ये एक बेटा हुआ, ये बेटी हुई, एक्स 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 एक्स, तो कोई संक्रमित नहीं है, तो ये नॉर्मल होते हैं। तो जिसमें कोई संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें एक एक्स पिता से आता, पिता भी संक्रमित नहीं है बेटी में, इसमें माँ से आ रहा है एक एक्स, तो माँ भी संक्रमित नहीं है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर क्या होता है जब नॉर्मल नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ देख लीजिए आप, ये फादर है, पिता को हीमोफीलिया हुआ है, ठीक है, तो हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स क्रोमोजोम पे होता है, जीन्स जो हीमोफीलिया का होता है एक्स क्रोमोजोम पे होता है, वाई पे नहीं होता। मदर क्या है, मतलब पिता को नहीं हुआ है, पिता भी नॉर्मल है, पिता का एक्स वाई है। मदर क्या है, कैरियर है, मतलब इनका जो ये एक्स है ये संक्रमित है, हीमोफीलिया की वाहक है ये, ठीक है। अब इनसे जो अभी मान लीजिए ये बेटा, मतलब 50, देखिए इनका होगा एक्स क्रोमोजोम, ये जो है ये बेटे में जाएगा, ठीक है, एक्स क्रोमोजोम बेटे में जाएगा, एक एक्स क्रोमोजोम एक बेटे में जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, एक बेटे में गया, दूसरा फिर एक्स पिता से एक एक्स आया, एक माँ से आएगा, ठीक है, आया ना, 2 है माँ के पास, तो एक बेटे में आएगा। तो चांसेस देख रहे हो, अगर बेटे में गया तो बेटे को हीमोफीलिया हो गया, क्योंकि माँ का एक एक्स क्रोमोजोम जो संक्रमित है वो बेटे में गया, और एक बेटे में नहीं गया, और एक बेटी क्या होगी, वाहक होगी, मतलब उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि उसके में वो वाहक होती है, ज़्यादातर बेटे ही संक्रमित होते हैं माँ से, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। दूसरा ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसमें क्या है, फादर को हीमोफीलिया था, उसमें नहीं था, इसमें फादर को हीमोफीलिया है, मतलब फादर के एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जीन्स है, ठीक है। मदर को नहीं है, मदर का 2 एक्स है, ठीक है। अब आप इनका कराओगे, ठीक है, तो चांसेस आप देखो, पहले एक एक्स ऐसे बनेगा, वाई एक्स ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो रहा, मैं बताती हूँ आपको। तो ये पिता को हुआ है हीमोफीलिया, माँ का नॉर्मल है। तो मैंने जैसे बताया, माँ से एक एक्स इसमें जाएगा, एक एक्स इसमें जाएगा, तो माँ का संक्रमित नहीं है, ठीक है। पिता का एक एक्स का संक्रमित है, तो बेटी में जाएगा, तो एक एक्स ये, एक एक्स ये, और एक एक्स माँ से आएगा, तो जो बेटी होगी, ठीक है, जो बेटी होगी, क्योंकि पिता का में एक ही एक्स पाया जाता है जो कि संक्रमित है, तो वो एक एक्स जब दोनों बेटियों में जाएगा तो दोनों बेटी क्या होंगी, वाहक हो जाएंगी, मतलब वो संक्रमित नहीं होती, वाहक होती हैं, जो कैरी करती हैं उस जीन को। बेटा नॉर्मल होगा, क्योंकि बेटे में कोई जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो माँ से आ रहा है, माँ संक्रमित नहीं है, और वाई जो आ रहा है वो पिता से आ रहा है, तो वाई पे हीमोफीलिया के जीन्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि माँ से बेटे में आता है, लेकिन बेटे को संक्रमण नहीं होगा जब माँ को हीमोफीलिया नहीं होगा, या हीमोफीलिया की वाहक नहीं होगी, ठीक है। पिता के हीमोफीलिया होने पर बेटियां हीमोफीलिया की वाहक होती हैं, उनको कैरी करती हैं जिनको, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर। तो हीमोफीलिया के कुछ लक्षण हम बात कर लेते हैं। तो हीमोफीलिया बीमारी के लक्षण, शरीर में नीले निशान बन जाते हैं, आँख के अंदर खून का निकलना और नाक से अचानक खून बहने लगता है, जोड़ों में सूजन और रक्तस्राव होने लगता है, ठंड होने लगती है, अचानक कमजोरी और चलने में तकलीफ होने लगती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, किसी जख्म से खून के कुछ देर बंद होने के बाद दोबारा बहने लगता है, मुंह के भीतर कटने पर, दांत या उखड़ने पर रक्त का स्राव होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, जिसे अधिश्वेत रक्तता कहते हैं। श्वेत से आपको समझ आ रहा है, अधिश्वेत रक्तता मतलब जब श्वेत WBC, इसको वाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। रक्त कोशिकाओं में कैंसर को कहा जाता है, रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रक्त कोशिकाओं का कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया को। ल्यूकेमिया में अस्थिमज्जा भारी संख्या में असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाएं को बनाने लगती हैं, जैसे मैंने बताया सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं, ज़्यादा बनने लगती है, अधिश्वेत रक्तता इसलिए बताया है, तो जिन्हें ल्यूकेमिया कोशिकाएं कहा जाता है, जब अस्थिमज्जा में भारी संख्याओं में
रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC बनने लगती है, तो इस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहा जाता है। यह कोशिकाएं सामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की भांति काम नहीं करती। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो जैसे WBC काम करता है, सामान्य WBC काम करता है, वैसे ये काम नहीं करती हैं। ये सामान्य कोशिकाओं की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं और उनका विकास रुकता नहीं है। बहुत तेज़ी से इनकी संख्याओं में वृद्धि होती है और सामान्य कोशिकाओं के लिए हानिकारक साबित होती है। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो सामान्य जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके लिए हानिकारक होती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होती है? सेप्टिसीमिया एक प्रकार का तब होता है जब ब्लड में बैक्टीरिया आदि का संक्रमण शरीर में हो जाता है। जब मान लीजिए आपको वायरस या बैक्टीरिया का कोई संक्रमण हो जाता है, तब आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जाके फेफड़ों आदि रक्त के प्रवाह में चला जाता है। जैसे संक्रमण हो जाता है बैक्टीरिया से, तो जो पॉइजन होता है, पॉइजन है जो बैक्टीरिया और उसका विष होता है वो रक्त में चला जाता है, रक्त के प्रवाह में चला जाता है। और यह खतरनाक होता है क्योंकि बैक्टीरिया उसका विष रक्त प्रवाह में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ब्लड के जो विष बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर संक्रमण करती है तो जो इसका विष पॉइजन होता है और बैक्टीरिया होती है रक्त प्रवाह में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाती है और तुरंत जीवन के लिए घातक बन सकती है। बेसिकली इस बैक्टीरिया आदि के संक्रमण से होता है। और ये सामान्य संक्रमण कब होता है? फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है जैसे निमोनिया, किडनी का संक्रमण हो सकता है, पेट का संक्रमण जैसे बहुत सारा डायरिया, लोगों को डायरिया हो जाता है। तो ये सब के संक्रमण से आपका जो रक्त प्रवाह है वो भी संक्रमित हो जाता है। उसमें जाके बैक्टीरिया जो संक्रमण करती है वो जाके मिल जाता है, तो आपका जो रक्त प्रवाह वो भी उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये संक्रमण होता है और इसलिए इसे सेप्टिसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका है एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस की बात कर लेते हैं। एग्रेनुलोसाइटोसिस को एग्रेनुलोसिस या ग्रैनुलोपीनिया भी के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के एक प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाएं अगर आपने WBC का पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, तो WBC आपको पता है कि दो टाइप की थी, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट होती है, ए ग्रैनुलोसाइट होती है। फिर ग्रैनुलोसाइट के टाइप होते हैं, फिर एग्रैनुलोसाइट के टाइप होते हैं। तो श्वेत कोशिकाओं के एक प्रकार न्यूट्रोफिल्स आपका हो जाता है ग्रैनुलोसाइट की असमान रूप से संख्या, मतलब जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं स्पेशली न्यूट्रोफिल्स की संख्या जब कम हो जाती है तब आपको एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होती है, मतलब ग्रैनुलोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है। इसका मतलब ये न्यूट्रोफिल्स जो था आपका ग्रैनुलोसाइट्स है। जब शरीर में बहुत कम ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट्स किसका है? WBC का ही है टाइप, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट की संख्या जब कम हो जाती है इस स्थिति में एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाती है। जब आपका ग्रैनुलोसाइट की संख्या कम हो जाती है तब एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाती है। इसमें शरीर के लिए कीटाणु से लड़ना कठिन हो जाता है। नतीजापन व्यक्ति संक्रमणों से बीमारों का अधिक संभावना होता है, मतलब संक्रमित हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अगर अभी तक आपने WBC का पढ़ा नहीं, ब्लड की संरचना नहीं पढ़ी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पे बनाऊंगी और इसमें बताऊंगी कि ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं। ये WBC का ही पार्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का ही पार्ट होता है। तो जब बॉडी के अंदर श्वेत रुधिर कणिकाएं या ग्रैनुलोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है तब आपको एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं: बुखार, ठंड लगना, अस्वस्थता, कमजोरी होती है, खराश होती है, मुंह में गले में छाले पड़ जाते हैं, हड्डी का दर्द होना और निमोनिया या झटका लगना। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।